नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल ब्रोकर और बौद्धिक दलाल श्री प्रशांत किशोर के बारे में। हालांकि उनके बारे में अलग से कोई बात करने का कोई विषय नहीं बनता, क्योंकि अभी वो इतने बड़े महापुरुष नहीं हुए हैं कि उनके लिए अलग से बात की जाए। लेकिन उनकी बौद्धिक दलाली अब हद से ज़्यादा गुजर चुकी है। एक चीज़ आप ध्यान रखें, जैसे ही टीवी पर बहुत ज़्यादा दिखने लगे, कोई गोदी मीडिया में बहुत ज़्यादा आने लगे, उसके इंटरव्यूज़ आने लगे, तो आप समझ जाइए ये सरकार के द्वारा या बीजेपी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। क्योंकि वही आजकल टीवी पर दिखाई देता है जिसको कि परमिशन दी जाती कि हाँ, इसको आप दिखाइए और इसकी बातें होने दीजिए। आज की तारीख में गुजरातियों का सबसे बड़ा एजेंट यही प्रशांत किशोर है। इसके दो प्रमाण हैं। पहला तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो टीवी पर दिख रहा है आज की तारीख में, विभिन्न चैनलों पर आकर ज्ञान बांट रहा है, उसको इनकी तरफ से परमिशन दी गई है। गोदी मीडिया को बताया गया कि अब इसको परमिशन दी गई है, अब आप इसकी इंटरव्यू लीजिए क्योंकि ये हमारे लिए बौद्धिक दलाली करेगा। दूसरा है, जब बिहार में 2015 में ये हार गए थे और वहाँ का जो गठबंधन था नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का, वो जीत गया था और मुद्दा था बाहरी बनाम बिहारी, तो लोगों ने बिहारी को चूज किया था। उस वक्त गुजरातियों ने प्रशांत किशोर को नीतीश के यहाँ भेज दिया था। ये नीतीश ने खुद बताया कि भाई इन्होंने, अमित शाह जी ने मुझे बोला कि ये प्रशांत किशोर को आप अपनी जेडीयू का वाइस प्रेसिडेंट बना दीजिए, तो मैंने बना दिया था। एक आध साल मुश्किल से वो वहाँ रहे, इनको समझ में आ गया नीतीश कुमार को उनकी दोगली नीति, तो उन्होंने उसको तुरंत बाहर कर दिया और आज वो एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। आखिर ऐसे बौद्धिक दलालों का, इंटेलेक्चुअल ब्रोकर्स, इनका एम क्या होता है, इनका जो मुख्य ध्येय क्या होता है? इनका एम है कि आपके दिमाग को पॉइजन किया जाए, उसे कंडीशन किया जाए कुछ विशेष तरह की बातें सोचने के लिए। तो अभी तो ये 10 साल मैं बिहार से बाहर नहीं निकलूंगा, बिहार के हर गली मोहल्ले में जाऊंगा, गांव-गांव में जाऊंगा, इस रात को अलाप रहे थे। अब अचानक टेलीविजन पर आकर कह रहे हैं कि जी वो 370 तो नहीं आएगी बीजेपी की, बट 300 आएगी। तो 300 आएगी का मतलब यह है कि सरकार तो बीजेपी की बन रही है। ये लोगों के दिमाग में ठूसा जा रहा है ताकि वो गाड़ी 370 की तरफ बढ़े। अच्छा, आखिर बिहार में ये छोड़कर वहां से बाहर क्यों आए हैं? हमें यह बताने के लिए कि बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है बीजेपी, तमिलनाडु में इनका वोटिंग परसेंटेज बहुत बेहतरीन बढ़ने वाला है, 25% तक जा सकते हैं, 10% तक बढ़ जाएगा। इस तरह की बातें करना आके, ताकि लोगों के मन में भ्रम रहे कि साउथ में भी ठीक चल रहा है। इन्होंने क्या कहा है कि तेलंगाना में नंबर 1 पार्टी होगी बीजेपी, बंगाल में नंबर 1 पार्टी होगी बीजेपी। भले आदमी, बंगाल में 22-23% तो इनको पिछली बार वोट मिला था। इस बार आप माहौल बना रहे हो कि नंबर 1 पार्टी होगी, वो संदेश खली का गाना आगे बढ़ाकर। तेलंगाना में 4 सीटें आई थी पिछली बार और इस बार आप बता रहे हो कि नंबर 1 पार्टी हो जाएगी, जबकि ऑपोजिशन को 17 सीटें आई थी। तो हो नहीं हो, ये बात की बात है, और किस तरह से क्या फिक्सिंग होती है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके दिमाग की फिक्सिंग ये किशोर जी कर रहे हैं आगे। जो आदमी अपना सरनेम छुपा रहा है, तो वो सोच लीजिए क्या क्या नहीं छुपा रहा है, वो कितना गहरा आदमी है। अब थोड़ा पीछे जाते हैं। जब प्रशांत किशोर मोदी जी से मिले 2014 के पहले, उन्होंने उनको अपनी आईआईटी वालों से जो बनी हुई टीम है उसके द्वारा दी गई पूरी प्रणाली समझाई और उनको बताया कि किस तरह से किस एरिया में
कहाँ कहाँ पे 1952 से कितनी वोटिंग हुई है और कहाँ पर आप जाकर जीत सकते हो, कहाँ पर कैसी कैंपेनिंग करनी चाहिए, ये सब चीज़ें मोदी जी को अच्छी लगी। उन्होंने उनको 250-300 करोड़ रुपए दिए, बोले कि अब आप मेरे लिए ये सारी स्टैटिस्टिक्स जमा करो, सबके बारे में कहाँ पे कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए, कहाँ पे कौन से इशू होने चाहिए। तो इन्होंने अपने 1000-2000 लोग यहाँ वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में फैला दिए जो इन्हें फीडबैक दे रहे थे और ये इसका रायता बनाकर मोदी जी को पेश कर रहे थे। चुनाव खत्म हुए तो गुजरातियों ने सोचा अब इसका हमारे लिए तो उपयोग नहीं है, मतलब ये जो भी स्टैटिस्टिक्स बना रहे थे ये तो अब हमें पता चल गई पूरे देश की, अब इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग किया जाए दूसरी पार्टियों को कमजोर करने के लिए। तो पहला निशाना बने नीतीश कुमार, फिर उन्होंने उसको भेजा ममता के पास। तो ममता दीदी ने इनको साल भर के अंदर भांप लिया कि ये क्या कर सकते हैं मेरे लिए और क्या नहीं कर सकते। तो पहला काम तो ये था कि जाकर ममता से गुजराती द्वय की सेटिंग कराई जाए। तो वो सेटिंग इन्होंने करवाया और उसकी वजह से 2019 के चुनाव में 18 सीटें मिली बंगाल में बीजेपी को, जो कि पिछले 2014 में उन्हें 4-5 सीटें मिले थे, उससे बहुत ज़्यादा था। लेकिन अगले ही टाइम में विद इन 2-3 मंथ्स ममता जी ने इनको ठिकाने लगा दिया। उन्होंने भी इसी तरह इनका उपयोग किया जैसे कि गुजराती भाइयों ने किया था। 2021 के चुनाव आते आते उन्होंने प्रशांत किशोर को ठिकाने लगाया और बीजेपी को भी। प्रशांत किशोर बहुत कहते रहे कि असेंबली में ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। ममता बोली कि असेंबली में मुझे सब मालूम है यहाँ क्या करना चाहिए बंगाल में और क्या इश्यूज होंगे। उन्होंने अपने मन से इलेक्शन लड़ा और 3/4 बहुमत के साथ जीती। 3/4, 200-225 सीटें हैं उनमें से असेंबली की। नीतीश के पर्दाफाश करने के बाद से होशियार लोग जो थे वो उन्होंने पीके से दूरी बनाना शुरू कर दी। जो नहीं बना पाए, जैसे पहले नीतीश ने धोखा खाया उसी तरह तेलंगाना के केसीआर ने धोखा खाया, फिर जगन ने खाया। इन सबको पीके ने ले जाकर गुजरातियों के द्वार पर खड़ा कर दिया और वहीं छोड़ के आ गए। आज केसीआर बाहर हैं सत्ता से और कल जगन भी बाहर हो जाएंगे। आज केसीआर की पार्टी बीआरएस जो है वो करीब करीब उस मुहाने पर खड़ी कि जहां उसे लोकसभा की 2-3 सीटें भी नहीं आई, पिछली बार 17 आई थी। जगन की भी वही हालत होने वाली है। इस बार गुजराती द्वय ने आंध्रा में नायडू से बातचीत कर ली है। डीएमके ने पीके को कभी अपने पास नहीं आने दिया। उसी तरह कांग्रेस में इन्होंने बहुत सेंधमारी की कोशिश की, वहां पर भी इनकी दाल नहीं गली। कपिल सिब्बल के पास गए, विवेक तनखा के पास गए, बहुत लोगों के चारों तरफ चक्कर मारे, गणेश सिंह और दुनिया भर के जितने लोग थे, गुलाम नबी आज़ाद से लेकर सबके चक्कर मारे, लेकिन वहाँ दाल गली नहीं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये वहाँ का एजेंट है। अब ये प्रशांत किशोर के जीवन का आखिरी पड़ाव है। उन्हें एजेंडा दिया गया है कि आप बिहार में घूमिए, 5-10 साल जो भी लगता है आप घूमिए, वहाँ के लोगों में अपनी भाषणबाजी करिए, अपने स्टैटिस्टिक्स उनको सुनाइए कि फला इतने लोग हमारे बेरोजगार हैं, इतने लोग हमारे गरीब हैं, गुजरात में इतने लोग गरीब हैं और यहाँ का आदमी गुजरात में काम कर रहा है। इस तरह की विभिन्न इमोशनल बातें करके वो उनको बरगला रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अब नीतीश पूरी तरह से समाप्ति की ओर है, उनका पॉलिटिकल करियर अब खत्म है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए अब क्या चाहती बीजेपी की, अब जेडीयू बिल्कुल खत्म हो जाए, वहां पे सिर्फ आरजेडी से हमारा मुकाबला रह जाए। तो उसके लिए जमीन तैयार करने की इनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ये गांव गांव घूम घूम के जमीन तैयार करेंगे। नीतीश के खिलाफ लगातार कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, जातिवाद के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, रिजर्वेशन के खिलाफ बोल रहे हैं, ताकि एक जमीन तैयार हो और उस पर भाजपा अपने पूरे माल असबाब के साथ आकर काबिज हो जाए। इस बीच में इन्होंने
जो पासवान वाला एंगल है वो भी सेट किया बीजेपी के लिए। और अभी जो गणित बैठा है वो 2019 की तरह ही बैठा है बिहार में। जो एनडीए का गणित है, 15-16 सीटें नीतीश को दी गई हैं, 5 सीटें पासवान को, और बाकी 16 सीटों पर बीजेपी खुद लड़ रही है। लेकिन आने वाले टाइम में बीजेपी ये पूरी की पूरी 42 सीट टारगेट कर रही है, धीरे धीरे पासवान को भी खत्म करेंगे। इसी में प्रशांत किशोर की ज़रूरत है और इसीलिए उन्हें टेलीविज़न पर टाइम दिया जाता है, इसीलिए उनकी ये भाषणबाजी सुनी जाती है। ऐसे बहुत से लोग हैं इस देश में, योगेंद्र यादव हों या नरसिम्हा राव हों या इस तरह के बहुत से लोग हैं जो साइकोलॉजी बहुत जानते हैं, आंकड़ेबाजी करते हैं, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल दलाली करने का काम सिर्फ पीके करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, कभी भी दलाल से लीडर बनने की कोशिश ना करें, चाहे वो अहमद पटेल हो, चाहे सीताराम केसरी हो, चाहे और दीगर लोग हों। कभी भी कोई दलाली करते करते इस देश का नेता नहीं बन पाता है, जैसा कि आप कोशिश कर रहे हो कि बिहार में मैं नेता बन जाऊं। ये बहुत मुश्किल काम है और यही सब आप करते रहे तो उसके पहले जनता भी समझ जाएगी। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।